नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जर्नी में। मैं राजीव एक बार फिर आप लोगों के बीच हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 5 लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हिस्ट्री सेशन चल रहा है जिसमें लगभग 1200 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में अधिक से अधिक अटैम्प्ट ले सके। ये आने वाला एग्ज़ाम्स जैसे कि बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट, बीएसएससी और बीपीएससी, सभी में ये क्वेश्चंस बहुत ही काम आने वाला है। और एक बात और दोस्तों कि ये मैं सिलेबस वाइज करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अच्छा से अच्छा सब्जेक्ट पे पकड़ हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये 17 बार। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों को कालक्रमानुसार सजाइए। कि सबसे पहले महमूद गजनी ने कहाँ आक्रमण किया, उसके बाद कहाँ किया, इस तरह से सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी सबसे पहले आक्रमण किया था नारायणपुर आक्रमण। उसके बाद महमूद गजनी का सबसे पहला आक्रमण था नारायणपुर आक्रमण। उसके बाद मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण, उसके बाद कालिंजर पर आक्रमण, उसके बाद कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण, उसके बाद सोमनाथ पर आक्रमण और लास्ट में किया था जाटों के विरुद्ध आक्रमण। बढ़ते हैं आगे की तरफ। महमूद गजनवी के साथ सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का, यह आंसर हो जाएगा ग, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 224 से 26। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो यह आंसर हो जाएगा घ, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? आंसर हो जाएगा ख, किताब उल हिंद की। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी, यानी भारतीय गणित का, भारतीय इतिहास भूगोल का, खगोल विज्ञान, दर्शन। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? आंसर हो जाएगा ख, मुल्तान एवं उक्ष पे। 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज के पक्ष में रहा। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो आंसर हो जाएगा क, मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी को एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ग, चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? आंसर हो जाएगा ग, मूलराज द्वितीय। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? आंसर हो जाएगा ख, फिरदौसी। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद यानी पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा क, अल बरूनी ने। तुर्कों ने राजपूतों के किले को ध्वस्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा घ, यानी क और ख दोनों मंजनीक अर्रादा के। बगदाद के खिलाफ खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दायां हाथ एवं यामीन उल मिल्ला मुसलमानों का संरक्षक घोषित किया। किसको? आंसर हो जाएगा क, अल कादिर बिल्लाह को। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो आंसर हो जाएगा ग, गजनी वंश का। महमूद गजनवी किस वंश का था? गजनी वंश का। थानेश्वर में स्थित किस मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था? तो आंसर हो जाएगा क, चक्र स्वामी का मंदिर। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ग, चंदेलगंड ने। किस तुर्क आक्रमणकारियों को बुत सिक्कन कहा गया है ना? बुत सिक्कन कहा गया था मोहम्मद गजनवी को। महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया।
तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका था? यह कथन है अलबरूनी का। पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी यानी मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयचंद। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसका कथन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। सूची फर्स्ट में दिए गए राजवंशों को सूची सेकंड उस वंश के महत्वपूर्ण शासकों से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये हो जाएगा देवपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था राजा मिहिर भोज। अजमेर एवं संभर के चौहान वंश का महत्वपूर्ण शासक था पृथ्वीराज। कन्नौज के गहरवाल वंश का महत्वपूर्ण शासक था जयचंद्र। और मालवा के परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक था राजा भोज। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को 1193 में चौहानों से छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, स्वतंत्र मुस्लिम संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को इतिहासकारों ने कई नाम दिए। निम्न में सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? आंसर हो जाएगा आरंभिक सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? तो ये हो जाएगा घोड़े से गिरकर। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है कि रिलेटेड शब्द है। क्या कहा जाता था किस शासक को? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतबी, इल्तुतमिश को कहा जाता शमसी और बलबन बलबनी। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें सत्य कथन देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क में, यानी कि सबसे पहले है खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेश का ऐबक को प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद है सेकंड में औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। 3 भी सही है। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं जारी किए। और 4 में है राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्ति नहीं थी। ये सब सही है। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर हो जाएगा लाहौर में। प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया? आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण नहीं करवाया। बाकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया था। और ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, बाकी इसका पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आंसर हो जाएगा आराम शाह ने। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त मिला था दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया था। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर हो जाएगा बदायूं का। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? आंसर हो जाएगा आर.पी. त्रिपाठी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। यह सम्मान इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1929 को। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? आंसर हो जाएगा चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल को जारी करवाया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी प्रभुसत्ता संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। यह कथन किस इतिहासकार का है? आंसर हो जाएगा को डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा ग इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से संबंधित हस ए कल्ब या कलबर ए सुल्तानी किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को। बढ़ते आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ग इल्तुतमिश को। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था। आंसर हो जाएगा ग सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से संबंधित था। इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदियों ने सिंधु घाटी में डूबकर आत्महत्या की थी? आंसर हो जाएगा ख नसीरुद्दीन कुबाचा। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? आंसर हो जाएगा ग रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? आंसर हो जाएगा क दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय लेकर जजिया को सुल्तान बनाया था। रजिया को सुल्तान बनाया था। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा ख यानी कि बिजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर हो जाएगा घ रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना, ये उसका पतन का मुख्य कारण बन गया। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों को क्रमानुसार सजाइए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ख यानी रजिया सुल्तान के बाद आया बहराम शाह, उसके बाद आया अलाउद्दीन महमूद शाह 1, 2, उसके बाद आया नसीरुद्दीन शाह और उसके बाद आया लास्ट में बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों की गुट चालीसा को समाप्त किया गया? आंसर हो जाएगा ग बलबन। निम्न में क्या बलबन द्वारा शुरू किया गया? तो बलबन द्वारा शुरू किया गया था। इसमें इसका आंसर है इसे ख में है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सभी सही है। यानी कि बलबन द्वारा शुरू किया गया था सिजदा, पायबोस, नवरोज त्यौहार, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, ये सब सही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत के विस्तार से व्याख्या की? आंसर हो जाएगा क बलबन ने। निम्न मामलुक सुल्तानों में किसने राज्य को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियावाते खुदाई माना है? आंसर हो जाएगा ग बलबन। मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 में हुए युद्ध में बलबन के किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई? आंसर हो जाएगा घ मोहम्मद खान। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन की कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने पैरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। यह किस सुल्तान की मृत्यु पर हुआ था ऐसा? आंसर हो जाएगा बलबन के। 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? आंसर हो जाएगा क हलाकू। बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ग कैमूर्स। खिलजी वंश, जिन्हें गैर तुर्क समझा जाता था, कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ पर 13 जून 1290 को अपने को सुल्तान घोषित किया? आंसर हो जाएगा ग किलखुरी। 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जनसाधारण के विरोध के भय से।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। इसके समय में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला। जलालुद्दीन खिलजी के समय में किस वर्ग को नव मुसलमान कहा गया है? आंसर हो जाएगा ग। भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना स्वीकार किया। 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था? तो आंसर हो जाएगा करा में। शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था जब शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। इस उक्त कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ख बरनी का। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? आंसर हो जाएगा ग अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन के विषय में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो ये हो जाएगा ख यानी 1, 2, 3 और 4 यानी खालसा भूमि ने राजस्व में वृद्धि की, सही है। अलाउद्दीन के विषय में गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, सही है। दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई, सही है। अमीरों के आपस में मिलने एवं उनके उत्सव एवं समारोहों पर प्रतिबंध लगाया, ये सही है। बाकी 5 सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान की, गलत है। यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्रहण की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा घ विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक को रायरायान की उपाधि एवं चंदोबा से सम्मानित किया। आंसर हो जाएगा क रामदेव। हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजरा मलिक काफूर किस विजय के बाद 1297 में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ग गुजरात। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा दी गई? आंसर हो जाएगा घ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के कितने प्रतिशत भाग को भूमि के रूप में लेना निश्चित किया? आंसर हो जाएगा क उपज का 1/2 भाग। आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए? आंसर हो जाएगा ग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया। मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ख यानी 1306-7 में इकबाल पंदा के नेतृत्व में। खिलजी वंश के शासकों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो आते हैं, देखते हैं, इसको सजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आंसर ग यानी सबसे पहले हो जाएगा ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? आंसर हो जाएगा ख मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण विजय है ना, दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा क गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की नींव किस शासक ने डाली? आंसर हो जाएगा ख गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान को अंतर विरोधों का विषमकारी विसरण कहा जा गया है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक का। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत के आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? आंसर हो जाएगा तुगलक का, मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित में क्या असत्य है? आंसर हो जाएगा घ
यानी कि दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना की, ऐसा नहीं किया। ये सही ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब गलत है। यानी कि मोहम्मद तुगलक के विषय में सही है, दुआब में कर वृद्धि किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया। दौलताबाद को आधुनिक देवगिरी कहा जाता है। हुनूज दिल्ली दुरस्त यानी अभी दिल्ली दूर है, कथन किसका है? यहाँ नहीं दे दिया है, वैसे देख लीजिएगा। इसका अभी दिल्ली दूर है, ये कहना था इनका। ये हो जाएगा आंसर इसका ग निजामुद्दीन औलिया का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। यानी तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का स्थापना किसने किया, इस तरह का क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं। तुगलकाबाद यानी तुगलकाबाद का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। आदिलाबाद, आदिलाबाद हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। फिरोजाबाद, फिरोज तुगलक। और खिरिजाबाद अलाउद्दीन ने। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? आंसर हो जाएगा घ फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर सबसे पहले लगाया था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? आंसर हो जाएगा घ फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर शुरू किया था फिरोज तुगलक ने, इससे पहले छूट दिया जाता था ब्राह्मण लोग को। सूची फर्स्ट में विभाग दिया गया है और सूची सेकंड में उसके संस्थापक दिया गया है। आइए उसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। उसके बाद है दीवान ए मुस्तकराज, जिसका स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जिसका स्थापना किया था मोहम्मद। दीवान ए अमीर कोही, क्या है? दीवान ए अमीर कोही जिसका स्थापना किया था मोहम्मद तुगलक ने। उसके बाद है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। दीवान ए खैरात की स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने, ये गलत है। दीवान ए वकूफ़, दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किया था आपको जलालुद्दीन खिलजी ने। और लास्ट में है दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? किस किस जगह की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा क यानी जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं। तुगलक वंश के शासकों को कालक्रमानुसार सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी सबसे पहले आया था तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आया मोहम्मद तुगलक, उसके बाद आया फिरोज तुगलक, उसके बाद आया तुगलक शाह, उसके बाद आया शाहजादा मोहम्मद, उसके बाद आया हुमायूं और नसीरुद्दीन महमूद। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर किस सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित करवाया था? आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 ही कर लगाए। सत्य का चयन कीजिए, 4 कौन कौन सा कर था? 24 की जगह सीधा 4 पे ला के रख दिया था फिरोज तुगलक ने। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ग में यानी कि जकात कर, उसके बाद जजिया कर और खम्स और खराज, यही 4 रहने दिया। मकान कर, चारागाह, ये सब कुछ नहीं रहा। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? आंसर हो जाएगा घ नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। सूची फर्स्ट सेकेंड में मिलाना है। उस्र, उस्र वर्ड है, जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है ये समझना है हमें। तो सबसे पहले उस्र की बात करेंगे तो उस्र हो जाएगा
मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर को उसर कहा जाता था। उसके बाद है खराज। खराज है गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर। उसके बाद है खुम्स। खुम्स हो जाएगा लूट में प्राप्त हुआ धन। उसके बाद है जकात, संपन्न मुसलमानों से लिया गया जाने वाला धार्मिक कर। उसके बाद है जजिया। जजिया हो जाएगा गैर मुसलमान जिम्मी से लिया जाने वाला कर। सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ग मुक्ताई। सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? आंसर हो जाएगा ग 1/3 यानी से लेकर 1/2 तक। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवांशिक हो गई थी? आंसर हो जाएगा घ फिरोज तुगलक। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ग इल्तुतमिश को। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मिलान करना है लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं देवल। देवल किसको बोलते थे? ये भी शब्द है, उसको समझाना है कि क्या है। तो देवल बोला जाता था सल्तनत कालीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को देवल बोलते थे। सरस्वती अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था सरस्वती। ऐनहिलवार व्यापारिक तीर्थस्थल था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये जगह है और ये क्या था? तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़ते रहिए। ये पाँचवा भाग था इतिहास का। इसके बाद आएगा छठा, सातवां, आठवां, इस तरह टोटल्स लगभग 1200 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को लेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसीलिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री को चुना था, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें जीके पूछा जाता हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री से रहता है।